वेलकम बैक स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हमने 5 लेक्चर पब्लिश कर दिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस को समझ लिया था। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना, उसमें हम जो नेक्स्ट जो अपनी प्रोसेस है, जैसे आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, तो इनको डिस्कस कर लेंगे। आइसोकोरिक मतलब आप सभी जानते हो समआयतनी प्रक्रम। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं 3rd नंबर पे आइसोकोरिक प्रोसेस या समआयतनिक या समआयतनी प्रक्रम। ठीक है, तो समआयतनी प्रक्रम नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन नियत रहे। समतापीय तापमान नियत रहेगा, समदाबीय दाब नियत रहेगा पूरे प्रक्रम के दौरान, और समआयतनी तो आयतन नियत रहेगा संपूर्ण प्रक्रम के दौरान। तो ऐसा प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? ऐसा प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। तो समआयतनी जो प्रक्रम है, समआयतनी प्रक्रम में अब आप क्या निकालोगे? इसका अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण देखो कैसे फाइंड करना है। अवस्था समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है निकालना। तो अवस्था समीकरण इसका फाइंड कर लेते हैं कि अवस्था समीकरण या स्टेट इक्वेशन कैसे फाइंड की जाएगी। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीबी इक्वल टू एनआरटी। क्या होती है? पीबी इक्वल टू एनआरटी। तो पीबी इक्वल टू एनआरटी है, और आपको सभी को पता है कि क्या समआयतनी है तो बी क्या नियत रहने वाला है? तो वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन आइसोकोरिक, या इतना ही लिख दो, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अपन आइसोकोरिक प्रोसेस तो कर ही रहे हैं। तो पीबी इक्वल टू एनआरटी, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके बाद में एन ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? पी बी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब इसमें ये क्वांटिटी जो है एन आर अपॉन वी, ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इसको एक कांस्टेंट के से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, हेयर के कांस्टेंट है, राइट। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? पी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, राइट। या फिर ये भी आउटकम निकाल सकते हैं यहां से, P प्रोपोर्शनल टू T। ये तीनों आउटकम अपन निकाल सकते हैं कि P T के समानुपाती होगा, या फिर आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि P अपॉन टी कॉन्स्टेंट होगा, या फिर आप कह सकते हो कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होगा? P2 अपॉन T2 के बराबर। अब इसमें जो नेक्स्ट आपको समझना है कि जो P प्रोपोर्शनल टू T आया, तो ये पहले से ही कोई फॉर्मुलेटेड लॉ है या फिर अपन ने इस समआयतनी प्रक्रम में ही निकाला है? तो ये जो लॉ होता है, ये किसका लॉ होता है? गैलू-सैक का लॉ। गैलू-सैक। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? आपको यहां तक कंप्लीट है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यहां तक अपन ने इसका क्या है? अवस्था समीकरण निकाल लिया। अब इसी के आधार पर इसके तीनों पीबी, वीटी और पीटी वक्र अपन बना लेंगे। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ग्राफ्स को कि कैसे आइसोकोरिक प्रोसेस के समआयतनीय प्रक्रम के ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा पीबी ग्राफ के बारे में, कि कैसे आइसोकोरिक प्रोसेस का पीबी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, पीबी ग्राफ बनाना है। पीबी में से आपको पता है समआयतनी प्रोसेस है, तो आयतन क्या है? नियत है। वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा? केवल प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। पी और टी को बढ़ा रहे हैं। पी बढ़ाइएगा तो टी बढ़ेगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करते हुए सारे ग्राफ अपन ने बनाए। तो इसमें क्या है? प्रेशर क्या होगा? P1 से P2 की ओर जो प्रोसेस है आपकी A to B, तो एरो क्या आएगा? प्रेशर के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये पीबी ग्राफ बन गया। कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, मतलब एक लाइन आएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका? प्रेशर। तो प्रेशर के पैरेलल लाइन आपको प्राप्त होगी पीबी वक्र में समआयतनी प्रोसेस में। इसी तरह से अगर आप टीबी ग्राफ या वीटी ग्राफ बनाओ, इसे अपन कह लेते हैं जैसे वीटी ग्राफ, तो इसमें आप देखिए वॉल्यूम तो इसमें भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर इसमें राइज करेगा क्योंकि प्रेशर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए आपको एक लाइन प्राप्त होगी पैरेलल टू
बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस पे अपन ने क्या रखा है, टेम्परेचर। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बाई एक्सिस के। और बाई एक्सिस क्या है, बाई एक्सिस पे अपन ने रखा है टेम्परेचर को, एक्स एक्सिस पे रखा है वॉल्यूम को, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका पीटी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो पीटी ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर भी राइज हो रहा है, टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, क्योंकि कौन सा नियम लग रहा है, पी प्रोपोर्शनल टू टी, गैलुसैक का नियम लग रहा है, गैलुसैक का लॉ लग रहा है यहाँ पे। तो गैलुसैक का नियम क्या कहता है, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अपन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसमें इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसमें अगर आप क्या नाम है इसका आप बताना चाहो तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, T1 पे क्या था प्रेशर P1 और T2 पे प्रेशर क्या हो गया P2। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ आपको समायतनीय प्रक्रम में मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके वर्क डन निकालने के लिए कि समायतनीय प्रक्रम में वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ। पीवी और वीटी तो क्या मिलेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो मिलेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं किसको, इसके वर्क डन को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन के बारे में, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा, क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV, ठीक है। और अब देखिए, अब अपन किसके लिए बात करेंगे इसको, समायतनीय प्रक्रम में। समायतनीय प्रक्रम में क्या होता है, समायतनीय प्रक्रम में वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, ये सभी आप जानते हो। वॉल्यूम क्या रहेगा, नियत। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम dB क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो dB अगर जीरो हो गया तो वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू जीरो। वर्क डन जीरो हो गया तो आप इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो ना, अतः समायतनीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य सदैव जीरो होता है, राइट। यहां तक क्लियर है आपको। तो समायतनीय प्रक्रम में गैस द्वारा या निकाय द्वारा किया गया कार्य सदैव जीरो होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है इसमें, जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। तो इसी के आधार पर अपन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को लिखें तो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट सभी को याद है ना, कि निकाय को दी गई ऊष्मा दो कार्यों में यूज आ सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, या फिर गैस या मतलब सिस्टम द्वारा किए गए कार्य में निकाय के द्वारा, या तो निकाय उससे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा या फिर कोई कार्य करेगा, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर। तो इसमें जो वर्क डन है वो तो जीरो हो गया निकाय के द्वारा, तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, सॉरी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये आउटकम निकल के आया ना। अर्थात निकाय क्या करेगा, या फिर अर्थात गैस को जो भी ऊष्मा दी जाएगी वो सारी किस में खर्च होगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। सारी की सारी ऊष्मा किस में खर्च हो जाएगी, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। जैसे सपोज करो कि पानी को आप गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो एक कंटेनर में, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, पानी को गर्म कर रहे हो, आयतन उसका कांस्टेंट रह रहा है जब तक कि पानी भाप में बदलना चालू नहीं होता। पानी को अपन गर्म करते हैं, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, ये एक पॉट है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये भी एक क्या है, सिस्टम है।
अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि अभी आपने इसको इतना ही गर्म किया है कि भाप बनना स्टार्ट नहीं हुआ, बस इसका टेम्परेचर हल्का हल्का राइज होना स्टार्ट हुआ है। तो जो भी आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हो वो सारी की सारी जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी में। वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहा ये सिस्टम, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी उसको अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में काम में लेगा जब तक कि भाप बनना स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो जब तक इसकी भाप बनना स्टार्ट नहीं होती तो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। तो ये इसका एग्जांपल हो गया समायतनीय प्रक्रम का, जब तक कि भाप बनना स्टार्ट ना हो। भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा तो पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। जो भी बात कर रहे हैं वैसे भी इन जनरल वो किसके लिए कर रहे हैं, गैस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगले प्रक्रम को डिस्कस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रक्रम है अपना वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्कस करना है, रुद्धोष्म प्रक्रम को, कि रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है। रुद्धोष्म प्रक्रम, जैसे आपने रुद्धोष्म दीवार पढ़ी थी, रुद्धोष्म बॉल पढ़ी थी, वही है वह प्रक्रम जिसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा, एनर्जी और द्रव्य, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, स्थानांतरण नहीं हो सकता, उसे अपन क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब कई बच्चों को क्या है, द्रव्य में कन्फ्यूजन हो जाता है। द्रव्य जो वर्ड है वो मैं ले रहा हूँ पदार्थ के लिए, द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। कई बच्चे क्या समझ जाते हैं, सर लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड नहीं, ये द्रव्य है। द्रव्य मतलब मैटर या फिर पदार्थ कह लो आप इसको, क्योंकि मैटर में तीनों इंक्लूड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरह का हो सकता है मैटर, तो कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये चीज़ तो आपको सभी को ये चीज़ इसके बाद देखो ये चीज़ तो आपको सभी को क्लियर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण इसके 3 प्रकार के होते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं, पी वी की पावर गामा, पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गामा यहाँ पर क्या है, एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट कह लो या फिर क्या कह लो, सीपी और सीवी का अनुपात होता है। सीपी और सीवी आप सभी जानते हो क्या होते हैं, स्थिर, ये तो सीपी क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और सीवी क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इंग्लिश में बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, गामा। गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसकी 3 इक्वेशंस आती हैं, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इनकी डेरिवेशन हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप पे नहीं आते तो आप 11th की NCERT उठा के देख लेना, वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप हमको बताना तो एक इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के अपन डाल देंगे। लेकिन इनको करने की जरूरत नहीं है, अपन का इनसे कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। अपन को इसका वक्र समझने की, इसकी पीवी, वीटी और पीटी ग्राफ कैसे आते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके बाद में अपन इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लिखना है ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनेंगे, इसके जो रुद्धोष्म प्रक्रम है इसके दौरान जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से आने चाहिए। तो पहला ग्राफ अपन डिस्कस कर रहे हैं पीवी वक्र को या पीवी ग्राफ को। तो पीवी ग्राफ कैसा बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, देखिए आपको पता है कि इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम जो भी अपन सारे ग्राफ बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इनमें राइज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो सारे जो ग्राफ हैं वो वॉल्यूम को इंक्रीज करते हुए बनाए गए हैं। अगर वॉल्यूम आपको पता है इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर क्या होगा, P2 से P1 पहुंच जाएगा जब वॉल्यूम V1 से V2 होगा, क्योंकि PV की पावर गामा इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। PV की पावर गामा इक्वल टू क्या था आपका, कांस्टेंट। तो P क्या होगा, गामा के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब P क्या होगा, P होगा B के व्युत्क्रमानुपाती। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रेशर घटेगा अगर वॉल्यूम बढ़ेगी। और अपन सारे ग्राफ कैसे बना रहे हैं, जब वॉल्यूम क्या करे, राइज करे, इस हिसाब से बना रहे हैं ना सारे ग्राफ। तो ये एक्सपेंशन के लिए अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे सारे। तो नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर भी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, T1 से T2 इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ अगर हम बनाते हैं एक्सपेंशन का, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है,
नेक्स्ट इसका है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में आप देखिए, वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है, वीटी ग्राफ में वॉल्यूम, अपन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम घट रहा है। टेम्परेचर को अपन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है इस वाले ग्राफ में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपने रिलेशन पढ़ा था कि नेक्स्ट जो रिलेशन था इसमें क्या था, नेक्स्ट रिलेशन आप बताइए, याद कीजिए, अपने रिलेशन पढ़ा था ना, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी वी की पावर गामा माइनस वन। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इसमें, कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और नेक्स्ट जो ग्राफ है इसका क्या रिलेशन था, P की पावर वन माइनस गामा और T की पावर गामा, P की पावर तो क्या था वन माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अगर आप किसको बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को अपन बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। इन सभी में देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एरो की डायरेक्शन। इसमें जो एरो है वो A टू B इस तरह से जा रहा है, मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है जब हम A से B चल रहे हैं। इसमें इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है, मतलब टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ रहा है। ये ग्राफ कैसे है, टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही तो बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है हमें। तो गैस का एक्सपेंशन कब होगा, जब आप टेम्परेचर को कम करोगे। तो ये ग्राफ उल्टा प्लॉट होगा इस तरह से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये ग्राफ है, इसमें क्या है, A से B चल रहा है, तो A से B चलने पे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। वॉल्यूम इसमें है ही नहीं, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज करेंगे इस वाले में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट इसका वर्क डन डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य या गैस के द्वारा किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कार्य किया जाता है उसको फाइंड कर लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस निकालने के लिए पहले अपन को जो इक्वेशन डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये इक्वेशन रहती है। तो इस इक्वेशन में मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट चल रहा है। तो इसको देखो, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, अगर प्रोसेस कैसी होगी, एडियाबैटिक, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा Q का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा Q का मान जीरो क्यों होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना कोई मैटर ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा U इक्वल टू क्या आता है इसमें, माइनस डेल्टा W के। अर्थात इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो किसको दिखाता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन को। जो वर्क डन हो रहा है इसमें वर्क डन, तो वो क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन को दिखा रहा है, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज। तो इसको एक बार अपन का एक्सप्रेशन होता है उससे फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है, कि फर्स्ट लॉ जस्टिफाई करता है कि नहीं, कि डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W आना चाहिए या नहीं। तो अपन करते हैं अब W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV, V1 टू V2। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या होगा, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें इक्वेशन पता है P B की पावर गामा इक्वल टू P B की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। माना कि ये किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट K के बराबर है, तो P B की पावर गामा इक्वल टू K। तो अपन लिख सकते हैं ना कि P इक्वल टू K अपॉन B की पावर गामा। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 W बराबर, समझ में आ रहा है, W बराबर क्या होगी इक्वेशन बताइए, B1 से B2 इंटीग्रेशन, और K कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, dB अपॉन B की पावर गामा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या आएगा, W इक्वल टू 1 अपॉन B की पावर गामा, या गामा की पावर B की पावर माइनस गामा का अवकल समाकलन क्या होगा। समाकलन x की पावर n का क्या होता है, आपको सभी को पता होना चाहिए। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो वही इसका होगा। K इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या आएगा, B की पावर माइनस गामा प्लस 1 बटा
माइनस गामा प्लस 1 V1 टू V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद में देखिए कि क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालते चलते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा K, और नीचे से क्या बाहर आ जाएगा 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस गामा। इसके बाद में क्या बचेगा बताओ, इसके बाद में यहाँ पे बचेगा b की पावर, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/1 माइनस गामा इक्वल टू K B2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस B1 माइनस K B1 माइनस गामा प्लस 1, राइट। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं अपन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को पता है कि क्या होता है P, जो इक्वेशन अपन ने यहाँ पे यूज की थी ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। क्या थी, P B की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट K। तो K की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 B1 लिख देते हैं, यहाँ पे P2 B2, मतलब जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहें। तो ये हो जाएगा W बराबर 1 माइनस गामा, ये क्या आएगा P2 B2 गामा इंटू B2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस K की जगह क्या लिखेंगे दोबारा, वही माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 माइनस गामा प्लस 1, राइट। अब W बराबर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस गामा। समझ में आ रहा है ना इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं केवल मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा हो। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, 11th 12th क्लास में अपन इसको कर लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली इसको बताने की कोई जरूरत समझ में नहीं रहा। इसमें क्या किया है, केवल एक इंटीग्रेशन ही तो किया है, x की पावर n का है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1। अब उसकी लिमिट्स अपन ने सॉल्व कर ली, लिमिट लगा दी, k को अंदर ले गए, k की जगह P1 डॉट B1 की पावर गामा, P2 डॉट B2 की पावर गामा लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा P2 B2 माइनस P1 B1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अपन को पता है कि PB इक्वल टू क्या होता है nRT। तो इसी क्रम में क्या लिख सकते हैं, W बराबर P2 B2, तो क्या आएगा nRT2 माइनस nRT1, क्योंकि एक ही गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, गैस कांस्टेंट भी इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, nR को बाहर निकाल सकते हैं ना, n डॉट आर को, nR T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका वर्क डन किसमें, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अपन इस तरह से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। अपन ने कर लिया। इसके बाद में जैसे बुक्स में क्या है, गामा-1 के फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसे गामा-1 के फॉर्म में ले जाना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा W इक्वल टू nR अपॉन 1 माइनस गामा की जगह क्या करना है, गामा-1 अगर आपको, तो गामा-1 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या होगा T1 माइनस T2
तो इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो, नेगेटिव के साइन को कन्वर्ट करके। ये ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादातर बुक्स में ये इक्वेशन मिलेगी आपको। ठीक है, तो इनको इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। इक्वेशन 4 को भी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इस जगह पे क्या होगी, W बराबर 1/, गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2, इस तरह से लिख दो, एक ही बात है। राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये दोनों इक्वेशन 4 मान लो आप, और पीबी की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एनआरटी, ये यूज किया है इधर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो अब हमको डिस्कस करना है वो है साइक्लिक प्रोसेस या फिर चक्रीय प्रक्रम। तो साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, क्लोज मतलब बंद लूप की तरह होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन या स्टेटमेंट अपन कहना चाहें, इसका कथन अगर लिखना चाहें तो इसका कथन क्या कहता है, एक बार कथन को देख लीजिएगा कि कथन इसका बोलता है, वह प्रक्रम जिसमें प्रक्रम के बाद गैस की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था समान हो जाएं, उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम में क्या है, गैस की प्रारंभिक स्टेट, इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट इक्वल कब होंगी, जब एक क्लोज्ड लूप का निर्माण होगा। तो ऐसा जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है चक्रीय प्रक्रम। जैसे ये है, ये इसकी प्राइमरी स्टेट A, B, C और D, और ये A पे आके पुनः खत्म हो गया। राइट, तो ये जैसे पीबी का ग्राफ हमने बनाया है, तो ये क्या एक साइक्लिक प्रोसेस का उदाहरण है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू का मान 0 होता है। डेल्टा यू का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि जिस स्टेट से आपने आके स्टार्ट किया था उसी स्टेट पे आके आपने खत्म कर दिया। और इंटरनल जो एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो क्या है, अवस्था फलन, अर्थात वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है। इसलिए अवस्था फलन है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या होगा, 0 होगा। इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो सारी की सारी हम हीट दे रहे हैं, हम किसी भी निकाय को जो हीट दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, सारी की सारी हीट वर्क डन में खर्च होगी। इसके बाद अगर इसको और लिखना चाहें, अर्थात गैस को दी गई उष्मा, संपूर्ण उष्मा का उपयोग गैस किस में करता है, आयतन वृद्धि में करता है। क्योंकि वर्क डन में क्या होता है, पीडीबी, तो जो मेनली क्या होगा, आयतन उसका बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम में गैस को जो संपूर्ण उष्मा प्राप्त होती है उसका उपयोग गैस किस में करती है, आयतन वृद्धि में। इसके बाद अगर इसके इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करना चाहें, इसके क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं कि पीबी, वीटी और पीटी वक्र सदैव बंद लूप में प्राप्त होंगे। चाहे आप पीबी वक्र बना लो, चाहे आप बीटी वक्र बना लो, चाहे आप पीटी वक्र बना लो, तीनों में से कोई भी ग्राफ बना लो, मिलेगा कि आपको क्लोज्ड लूप ही, बंद लूप ही मिलेगा। इसके बाद में संपूर्ण प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य का मान, किए गए कार्य का मान चक्रीय प्रक्रम में पीवी वक्र, अगर पीवी वक्र की बात कर रहे हैं तो पीवी वक्र में जो भी कार्य होगा उसका मान किस पे डिपेंड करेगा, जो क्षेत्रफल है संपूर्ण प्रक्रम में जो किया गया कार्य है उसका मान किस पे डिपेंड करेगा, इस लूप के क्षेत्रफल पे, मतलब लूप का क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रक्रम में पीवी वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर इसमें किया गया कार्य निकालना है तो मेरे को आकृति ABCD का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्षेत्रफल। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि चक्रीय प्रक्रम दक्षिणावर्त है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। दक्षिणावर्त आप समझते हो ना, एंड क्लॉकवाइज। और अगर वामावर्त है तो किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव। अब ये प्रोसेस कैसा है, दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, ये देखो इस तरह से चल रही है प्रोसेस। ऐसे कैसे चलती है, घड़ी की सुई भी तो इसी तरह से चलती है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। और अगर इससे अपोजिट होती है एरो की डायरेक्शन तो क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालने का सीधा सा एरिया है, वर्क डन W बराबर एरिया ऑफ ABCD। क्या निकाल दोगे, ABCD का एरिया निकाल दोगे। ABCD का एरिया कितना आएगा, ये भुजा कितनी है इसकी 20 - 10, ये भुजा कितनी है इसकी 4 - 2, मतलब 2 की, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ,
कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी है इसकी 10 और विड्थ कितनी है इसकी 2, राइट। 10 इंटू 2 कितना आएगा 20 जूल। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि कैसा प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव 20 जूल। नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक क्लोज लूप का ही है, साइक्लिक प्रोसेस का ही है। इसमें भी पीवी ग्राफ दे रखा है। पीवी ग्राफ में आपको दिख रहा है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लूप है। तो इस लूप का आपको एरिया फाइंड करना होगा। अगर आपको फाइंड करना है वर्क डन ही पूछा है क्वेश्चन में, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। बेस कितना है इसका, बेस ये है ना BC कितना है 40 माइनस 20, तो 20 आएगा। यूनिट भी लिख दो साथ में, मीटर क्यूब। हाइट कितनी है 10 माइनस 5 पास्कल। हाइट कितनी है इसकी 5 पास्कल। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 मीटर क्यूब डॉट पास्कल। क्या होता है मीटर क्यूब डॉट पास्कल, जूल के बराबर। तो क्या आ गया इसका एरिया 50 जूल। इसका वर्क डन कितना आएगा 50 जूल के बराबर, ठीक है। एरिया हमने फाइंड कर लिया, एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसका वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन कितना आ रहा है 50 जूल। अब ये बताइए आपकी इसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए क्या देखनी होती है, एरो की डायरेक्शन। एरो की डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा नेगेटिव। तो क्या होगा आंसर -50 जूल। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें वर्क डन पहले इसकी वो देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इसका आपको दिख रहा है कैसे हैं इसके एरो क्लॉकवाइज। तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कैसी शेप है सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर्कल का एरिया πr²। सॉल्व कर लीजिए। आर कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका क्या हो गया डायमीटर। तो डायमीटर हमको दिख रहा है इधर भी 10 है इधर भी 10 है, मतलब सर्कुलर शेप है। तो डायमीटर इसका 10 है, तो रेडियस कितनी होगी 5। डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी त्रिज्या आ गई 5 का स्क्वायर। सॉल्व करना है तो 3.14 इंटू 25 यूनिट क्या रहेगी जूल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आएगा 78.50 जूल, ठीक है। इस तरह से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया, 2 बताया, 3 बताया। तो इस तरह के क्लोज लूप के क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें वर्क डन फाइंड करना होता है। तो उस तरह से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो इजीली, कोई ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल आपको क्या एरिया निकालना होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है तो आप किसी भी इस तरह की प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कल हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि किस तरह से कार्नोट साइकिल वर्क करता है, किस तरह से कार्नोट साइकिल में अपन जो पूरा वर्क डन है और एफिशिएंसी है वो फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।